हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वाला। ठीक है। तो हमारा जैसे कि ऑनगोइंग चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और उसमें हम पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है, जो दो सेल ऑर्गेनल हमें आज कंप्लीट करने हैं, वो है गोल्गी एपरेटस एंड लाइसोसोम्स। ठीक है। सो मैं हूं आपका मेंटर विश्वराज। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। देखिए, गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस। अब पहली बात तो इसकी लोकेशन चेक कीजिए कि ये सेल में प्रेजेंट कहाँ होता है, और फिर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो देखिए, पहली चीज तो मैं आपको रफ एक वो दे रहा हूँ डायग्राम बना के, जिसमें कि एक आइडिया हो जाए। मान लीजिए ये प्लांट सेल, सॉरी ये एनिमल सेल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है। इसके चारों तरफ क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से। अब जरा ध्यान दीजिए, गोल्गी एपरेटस जो है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल पास होता है, इस तरीके से। ठीक है। गोल्गी एपरेटस, तो मैंने बोला ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज न्यूक्लियस। और ये क्या आपका गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? मैंने अभी आपको लोकेशन बताया। मेरा कहने का मतलब है कि गोल्गी एपरेटस लाइज नियर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है गोल्गी एपरेटस, लोकेशन वाइज। ठीक है। अब देखिए, जो गोल्गी एपरेटस है, इट वाज फर्स्ट observed by कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी। ठीक है। ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे गोल्गी एपरेटस को ऑब्जर्व किया था। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि अब हम बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर है कैसा गोल्गी एपरेटस का। ठीक है। हम पहली बात तो सुनिए, इसको गोल्गी एपरेटस के साथ साथ हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। अब गोल्गी एपरेटस बोले या कॉम्प्लेक्स बोले, इसका मतलब क्या है? देखिए, कॉम्प्लेक्स और एपरेटस का मतलब ये है कि इसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपस में जुड़ के एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। स्ट्रक्चर देखिए, जो गोल्गी एपरेटस है बच्चों, उसके अंदर आपकी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होती हैं? वेसिकल्स होते हैं बच्चों सैक लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, राउंड पाउच होता है ना, वैसा स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं वेसिकल। ठीक है। तो गोल्गी एपरेटस में एक तो चीज क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, और दूसरी है कि इसमें ट्यूब्स, फ्लैटेंड ट्यूब्स होते हैं। ठीक है। फ्लैटेंड, सॉरी, ठीक है, फ्लैटेंड सैक्स और ट्यूब्स। ठीक है। अब ये जो फ्लैटेंड सैक्स और ट्यूब्स होते हैं, दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, which are placed parallel to each other। ठीक है। कैसे? मान लीजिए ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो दूसरे वाला भी इसके पैरेलल में इस तरह से होगा। ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए इस तरह से होगा। तो ये एक दूसरे के पैरेलली प्लेस्ड होते हैं, फ्लैट एंड सेक। ठीक है। और वेसिकल्स मैंने आपको क्या बताया था कि वेसिकल्स और राउंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस तरह से। ठीक है। अभी बताऊंगा इनको हम क्या बोलते हैं, सिस फेस। ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों, जो हम जिनको हमने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बेटा सिस्टर्न। ठीक है। दीज फ्लैटेंड एंड parallelly placed sacs आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम इनको? सिस्टर्न्स। सिस्टर्न में। ठीक है।
तो ये क्या है बच्चों, ये है सिस्टर्न, सिस्टर्न। और ये क्या है, ये है वेसिकल्स, वेसिकल्स। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इन दो कंपोनेंट से मिलके, यानी कि सिस्टर्ने से मिलके और वेसिकल से मिलके आपका एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या गोल्गी एपरेटस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो हमने इन फ्लैट स्ट्रक्चर्स की बात की है बच्चों, ये फ्लैट स्ट्रक्चर्स थोड़े से मतलब कर्व्ड शेप में होते हैं। द फ्लैटेंड सिस्टर्ने आर curved, that is they have one concave and one convex side। ठीक है, मैंने बोला कि ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर्स है, ये लिटिल बिट कैसे हैं, कर्व्ड है इस तरीके से। ठीक है, अब मान लो कोई स्ट्रक्चर ऐसा होगा तो उसके कर्व्ड सरफेस होगा इस तरह से, इस तरीके से, इस तरीके से ये सारे के सारे सिस्टम में प्लेस्ड होते हैं, पैरेलल है बट क्या है, कर्व्ड है। ठीक है, तो देखिए, अब जरा ध्यान से सुनिए कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस कौन सा है। ये वाला सरफेस जो कि आउटसाइड बल्जिंग होता है, इस वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस। कौन सा सरफेस है बच्चों, ये कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स साइड। ठीक है, और ये जिस साइड पे आप देखो, ये केव मतलब, यानी कि केव का मतलब क्या था, गुफा जैसा। तो अगर ये वाली साइड आपको दिखाई दे रही है तो ये कौन सी साइड है बच्चों, ये है आपकी कॉनकेव, कॉनकेव साइड। ठीक है, अब जरा फिर से उस वाली अरेंजमेंट पे आ जाओ जो मैंने आपको सेल के अंदर बताया था। ये बना, ये वाला मैंने बताया था आपको। ठीक है, ये क्या है, ये आपका गोल्गी एपरेटस है। तो देखिए कैसे, अब मान लीजिए इस साइड में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए एक बार इसको, ये सेल है। ठीक है, ये न्यूक्लियस, एंड दिस वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाली साइड है बच्चों, ध्यान से देखना है इसको एक बार, ये इस तरह से है बच्चों, यानी कि जो कॉनकेव साइड है दैट बल्जेस आउटवर्ड्स, और जो कॉन्वेक्स साइड है वो क्या होगी, वो होगी किसके पास, ईआर के पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ये क्या था, न्यूक्लियस, दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड पे कौन सा सरफेस होगा इसका, कॉन्वेक्स सरफेस। कौन सा सरफेस होगा, कॉन्वेक्स। और इससे दूर कौन सा होगा, कॉनकेव, ये वाला। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि कैसे प्लेस होती है गोल्गी एपरेटस। अब इसी जो कॉन्वेक्स सरफेस है और कॉनकेव सरफेस है, इनके दो दो नाम है। देखिए, जो कॉन्वेक्स सरफेस होता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं सिस फेस। कौन सा फेस, सिस फेस, SIS, सिस फेस। ठीक है, और ये जो कॉन्वेक्स सरफेस होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफेस। कौन सा, ट्रांसफेस। इतना समझ में आया। मैंने बोला कि जो कॉन्वेक्स सरफेस है उसको हमने क्या बोला, सिस फेस, एंड जो कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव साइड है, उसको हमने बोला ट्रांसफेस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जरा ध्यान दीजिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव साइड की जो ये आपको कर्व दिखाई दे रहे हैं, इनका मतलब क्या है। तो यहाँ से पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि सिस फेस किसकी साइड है, इट इज टूवर्ड्स या नियर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि ये वाला कौन सा फेस हो जाएगा बच्चों, देखो कॉन्वेक्स है ना, ये वाला कौन सा हो जाएगा, सिस फेस। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, जो दूर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये कौन सा हो जाएगा, इसका ट्रांसफेस। समझ में आया। तो सिस फेस क्या हुआ, हम इसके यहाँ पे लिख दें, सिस फेस, इट इज प्रॉक्सिमल टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर, पास में। ठीक है, और इट इज डिस्टल, किसके डिस्टल, डिस्टल टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिस्टल का मतलब होता है बेटा दूर, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के से दूर है और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए, जो सिस फेस है, हमने क्या बोला, सिस फेस इज नियर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड
आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये आपके लिपिड्स और फैट्स वगैरह बनाता है, और जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है। क्यों? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो ध्यान रखो, जो ये राइबोसोम्स हैं तो वो प्रोटीन्स बना रहे हैं, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक ने प्रोटीन बनाया, उसने आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने आपके फैट्स बना के दिए। तो ये जो चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रही हैं, अब ये किसको ट्रांसफर हो जाएंगी, ये ट्रांसफर होंगी बेटा आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। तो जो भी चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी है वो अब सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करनी है जहां भी उसकी जरूरत है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम, वो काम कौन करेगा, गोल्गी एपरेटस करेगा, ठीक है। तो जैसे ही कोई लिपिड, फैट या फिर आपका प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होता है, तो उसको मॉडिफिकेशन के लिए, अगर उसके अंदर कोई चेंजेस लेके आने, उसको पैकिंग करने के लिए आप कहाँ भेज देते हो, गोल्गी एपरेटस के पास भेज देते हो, ठीक है। इसको समझने के लिए एक तरीका है, देखो मान लीजिए एक फैक्ट्री है जहां पे कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है। तो उस फैक्ट्री के अंदर क्या होगा कि एक कॉर्नर तो ऐसा होगा जहां पे वो चीज बन रही होगी, मैन्युफैक्चर हो रही होगी। दूसरा कॉर्नर कौन सा होगा, जहां पे उसकी पैकिंग वगैरह होगी ताकि उसको ट्रांसपोर्ट कर सके। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे मान लो कि कोई भी चीज अगर फैक्ट्री में बनी तो उसको डायरेक्टली आप भेज देते हो, उसको पैकिंग तो करते हो, तो वो पैकिंग का अलग से कॉर्नर होगा। तो यहाँ इस सेल के अंदर भी बिल्कुल सेम वही चीज है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एक तरह से फैक्ट्री का काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन्स फैक्ट्री है, ठीक है। और जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स और फैट्स बना रहा है, ठीक है। तो ये जो चीजें बन रही है अब ये कहाँ चली जाएंगी, ये चली जाएंगी आपके गोल्गी एपरेटस के अंदर, ठीक है। तो ये गोल्गी एपरेटस में जाएंगी, तो गोल्गी एपरेटस क्या करेगा, इनको मॉडिफाई करेगा अगर कोई चेंजेस करने हैं, या फिर मान लो उनको पैकिंग करेगा और उसको सेल में हर जगह पे भेज देगा जहां पे भी उसकी जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग गोल्गी एपरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक या दो नंबर में पूछ लेते हैं कि व्हाई गोल्गी एपरेटस इज कॉल्ड, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन पैकिंग, modification and packaging of materials which are synthesized by endoplasmic reticulum, ठीक है। And then the modified or packed material will be transported in the cell wherever it is required. That is why it is called post office of the cell. Is it clear? तो हम क्या लिख रहे थे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, हमने बोला द सिस्ट फेस इज नियर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसे ही मैंने बताया कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है बच्चों, तो यहाँ से जो भी चीज बनी है वो एक राउंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम वेसिकल बोलते हैं, वो वेसिकल यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगी और कहाँ आ जाएगी, आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगी। तो इस तरह की जो वेसिकल्स होती है उनको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर रही है, वो ट्रांसपोर्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इसके इस कॉम्प्लेक्स में जो फ्लैटेंड ट्यूब्स हैं ये, इनके अंदर क्या होगा, उसकी मॉडिफिकेशन होगी, पैकिंग होगा। फिर यहाँ से भी जब वो निकलेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिर वो वेसिकल्स के अंदर ही जाएगा, उन पाउचेस के अंदर ही जाएगा, ठीक है। तो वो पाउच फिर वेसिकल्स क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे थ्रू आउट दिस सेल। इज इट क्लियर? देखिए फिर हमने क्या बोला, द सिस फेस इज नियर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिक्रीटरी मटेरियल, अब ये सिक्रीटरी मटेरियल कहाँ से आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सिक्रीटरी मटेरियल reach the Golgi apparatus, reach the Golgi apparatus, Golgi apparatus from endoplasmic reticulum by way of transport vesicles, by way of transport vesicles, ठीक है। वेसिकल्स जो कि कहाँ से निकलती हैं, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, विच बड ऑफ का मतलब होता है निकलना, विच बड ऑफ फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक या फिर रफ, ठीक है। एंड फ्यूज विद दी, फिर वहां से निकलने के बाद कहाँ आते हैं, एंड फ्यूज विद दी किसके साथ, आपके गोल्गी सिस्टर्ने के साथ, जो फ्लैटेंड ट्यूब्स है, गोल्गी सिस्टर्न, ठीक है। इतना समझ में आया? इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ से होने के बाद उस ट्यूब्स के अंदर जो सिस्टरने हैं उनके अंदर क्या होगा, पैकिंग एंड मॉडिफिकेशन का काम चल रहा होगा, ठीक है। बाद में जब वो सब कुछ तैयार हो जाएगा, पैक हो जाएगा अच्छे से, तब वो कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा आपके कॉनकेव साइड से, जिसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसफेस बोलते हो, यहाँ से ट्रांसफेस से, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, गोल्गी जो आपका, सॉरी, फ्रॉम, अब ये सिस फेस की बात हमने कर ली, अब करते हैं फ्रॉम ट्रांसफेस, फ्रॉम ट्रांसफेस
इससे क्या होने वाला है बच्चों, गोल्गी एपरेटस की जो भी आपकी वो बनी थी, मटेरियल पैक्ड हुआ था, उसकी बात होगी अब। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, फ्रॉम द ट्रांसफेस ऑफ गोल्गी एपरेटस अराइजेस व्हाट, सिक्रीटरी वेसिकल्स। देखो पहले मैंने कौन सी वेसिकल की बात की, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की, अब सिक्रीटरी वेसिकल, secretory vesicles that carry the processed material, जिसकी प्रोसेसिंग कहाँ हुई है, फ्लैटेंड ट्यूब्स के अंदर, प्रोसेस्ड मटेरियल्स टू देयर डेस्टिनेशंस। ठीक है बच्चों, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ट्रांस फेज से सिक्रेटरी वेसिकल निकलेंगी जो कि अपने अपने डेस्टिनेशन पे चली जाएंगी उस मटेरियल को लेके जो भी प्रोसेसिंग के बाद बना है, और जो आपकी ट्रांसपोर्ट वेसिकल से, वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहाँ से निकलती हैं, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जहां से वो लेके आ रही हैं और लाके फिर सिस्टरने को दे देंगी। ठीक है, ये जो आपने याद रखनी है कि ट्रांसफेस और सिसफेस क्या होता है और ये लोग कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर एंड हाउ डज इट फंक्शन। ठीक है, अब हम इसके कुछ फंक्शंस की लिस्ट बना लेते हैं कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपरेटस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सिंपल आपको फंक्शंस पूछ लेते हैं पेपर में, फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपरेटस। ठीक है, अब देखिए पहला फंक्शन हम बोल देते हैं कि जो गोल्गी एपरेटस है पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, इट वर्क्स एज अ ट्रैफिक पुलिस। अब देखो ट्रैफिक पुलिस क्या होती है, मान लीजिए कहीं रोड पे किसी भी उसके ऊपर सर्कल के ऊपर मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस का कोई वो खड़ा है, पुलिसमैन खड़ा, ठीक है, तो वो ट्रैफिक पुलिसमैन का रहता क्या है, आपके ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है अकॉर्डिंग टू दी रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे भी उसको सुटेबल लगता है, भाई ठीक है जैम की कंडीशन ना हो, ट्रैफिक जैम ना हो, तो वो क्या करता है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करता है। सेम काम गोल्गी एपरेटस करती है एक सेल के अंदर। ठीक है, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर 1, गोल्गी कॉम्प्लेक्स वर्क्स एज वर्क एज ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ध्यान रखना बच्चों इसको, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल क्यों करते हैं, बिकॉज दे प्ले की रोल इन सॉर्टिंग मेनी ऑफ द सेल प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, एंड इज डायरेक्टिंग देम टू देयर प्रॉपर डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग का काम भी करता है। अब देखिए ट्रैफिक पुलिस भी बोल लो या फिर हम इसको पोस्ट ऑफिस भी बोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। अब देखिए एक बात तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, जब कभी आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो, ठीक है, तो आपने बोला कि ठीक है मेरे को अपनी पोस्ट कहीं किसी भी ए डेस्टिनेशन पे भेजनी है, फिर कोई दूसरा बंदा आता है वो कहता है मेरे को अपनी पोस्ट बी डेस्टिनेशन पे पहुंचानी है। इसी तरह से हर कोई आता रहता है तो अलग अलग डेस्टिनेशन के नाम लेते हैं। तो पोस्ट ऑफिस जब उनको जो भी मेल्स या जो भी आपकी लेटर्स हैं उनको जब सेंड करता है, तो वो क्या करता है, लोकेशन वाइज पिन कोड वाइज उनको अलग अलग सेग्रीगेट कर लेता है, सॉर्टिंग करता है उनकी। ठीक है, सॉर्टिंग करना का मतलब छांटता है उनको, और मान लीजिए ए डेस्टिनेशन के सारे एक जगह कर लिए, बी डेस्टिनेशन के सारे एक जगह इकट्ठे कर दिए, और सी के एक जगह इकट्ठे कर लिए। ठीक है, इस तरह से उसको उसको भेजने में क्या होगा, आसानी हो जाएगी। तो सेम काम कौन करता है, गोल्गी एपरेटस कर रहा होता है सेल के अंदर। ठीक है, तो हम क्या लिखे इसके अंदर, बिकॉज it play it plays important role in sorting का मतलब क्या होता है, छांटना, sorting of many many cell proteins and membrane constituents and membrane कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जो मेम्ब्रेन को बनाने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में काम आते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। ठीक है, क्या क्या लिखा हमने, सॉर्टिंग ऑफ मेनी सेल प्रोटीन्स एंड मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड एंड is directing them and is directing them to their destination, that is why it is also called पोस्ट ऑफिस या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया बच्चों। अब लिखते हैं हम दूसरा,
दूसरा होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ materials which are synthesized in एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नंबर 3, थर्ड फंक्शन, नंबर 3 है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। गोल्गी apparatus also help in formation of cell wall. How? फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। अब देखिए हमने अभी लिखा था कि सेलुलर कंपोनेंट्स, मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी वो क्या करता है, सॉर्टिंग करता है, ठीक है। तो इन प्लांट सेल्स मेनली द गोल्गी कॉम्प्लेक्स सिंथेसाइज पैक्टिन, ठीक है, वो खुद भी कुछ चीजें बनाते हैं जिसको, जैसे कि उसने पैक्टिन बनाया। ये पैक्टिन क्या करता है, सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो क्या लिखें, इन प्लांट्स गोल्गी एपरेटस, गोल्गी apparatus synthesizes pectin necessary for cell wall formation, ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन। नंबर 4, जो आपकी गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, ये दूसरा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल बना रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम, जो कि आज की वीडियो में हमने सेकंड पार्ट में पढ़ना भी है, ठीक है। सो ये क्या करता है, इट ऑल्सो फॉर्म्स लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी कौन बनाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। फिर देन इट आल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ, इट आल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे सेल वॉल के लिए उसने पैक्टिन बनाया है, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में भी वो हेल्प करता है। क्यों करता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कई सारी लिपिड्स प्रोटीन्स वगैरह बनाए हैं, उन्हीं लिपिड्स और प्रोटीन्स को ये क्या करता है, मॉडिफाई करके सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है बच्चों, इतना याद हो गया। अब कुछ कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी है जिनको गोल्गी एपेटाइटिस बनाता है, ठीक है। तो 6 पॉइंट क्या है, इट आल्सो synthesizes carbohydrates, carbohydrates like गैलेक्टोज, ठीक है। जो सिंपल आपका कार्बोहाइड्रेट है गैलेक्टोज, वैसे वैसे ये कार्बोहाइड्रेट्स भी ये मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। अब देखिए ये था आपका गोल्गी एपेरेटस के बारे में बच्चों, ठीक है। आई होप कि मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो बच्चों इसको आप कमेंट बॉक्स में डाउट को जरूर छोड़िए, और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रहा है, तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पॉजिटिव कमेंट्स भी लिख के मेरे को मोटिवेट कीजिए, ठीक है। जो नए व्यूवर्स है प्लीज मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल की वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। तो गोल्गी एपरेटस इतना समझ में आया आपको, स्ट्रक्चर बता दिया मैंने आपको, फंक्शन इलेबोरेट करके बता दी है आपको, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनल्स की आज हम बात करने वाले हैं वो क्या है, लाइसोसोम्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं बच्चों, लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा सुसाइडल बैग बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो मैं आज आपको रीजन बताऊंगा कि उसको हम क्यों बोलते हैं लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स, ठीक है। तो पहले हम लाइसोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसे हमने अभी गोल्गी एपेरेटस का पढ़ा था। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स। अब देखिए लाइसो, इसको पहले समझिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है। लाइसो का मतलब होता है बच्चों डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव, एंड सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो ये क्या है, ये एक तरह की डाइजेस्टिव बॉडीज है, ठीक है। अब वही इसका मेन रोल है कि ये डाइजेस्टिव बॉडी कैसे है, क्या है इनके अंदर खास बात है कि हम इनको डाइजेस्टिव बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। लाइसोसोम्स क्या होती है, स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, ठीक है, स्फेरिकल शेप की होती हैं, सैक लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो लाइसोसोम is a spherical spherical tiny sac bounded by a bounded
by a single membrane single membrane of lipoproteins, ठीक है, ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स क्या होते हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। लिपिड्स क्या होते हैं? फैट्स, यानी कि जब फैट्स और प्रोटीन्स अगर दोनों एक साथ मिलके कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो उसको हमको लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये तो हो गया कि इसकी स्फेरिकल शेप है, सिंगल मेम्ब्रेन है उसके पास, ठीक है। अब इसके अंदर है क्या? इट कंटेन्स, बोलते हैं ना, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव बॉडीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ dense and granular granular fluid which has powerful powerful hydrolytic hydrolytic enzymes enzymes, ठीक है। जैसे कि लाइपेज, लाइपेज, ठीक है, प्रोटीएजेस एंड न्यूक्लिएजेस, ठीक है, एटसेट्रा। अब ये भाई मैंने जो नाम लिख दिए आपके कुछ समझ में नहीं आ रहे होंगे। देखो बच्चों, लाइपेजेस, पहली बात तो ये याद रखो, जब कभी भी आपको कहीं पे एज लगता है लास्ट में, ASE, ठीक है, ASC, तो याद रखना कि वो एक एंजाइम है, ठीक है। जब कभी whenever you find is at the last of the word, in the last of the word, you can easily guess that it is an enzyme, ठीक है। तो लाइपेजेस क्या होते हैं? एंजाइम फॉर ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, ये लिपिड्स को तोड़ते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, ठीक है। और ये जो प्रोटीएजेस होंगे, ऑब्वियसली बात है, प्रोटीन्स को तोड़ रहे होंगे, उनका ब्रेकडाउन कर रहे होंगे। न्यूक्लियेजेस न्यूक्लिक एसिड्स का करेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स का, ठीक है। तो ये एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो अब इन एंजाइम्स को कौन बनाया है? ठीक है, किसने बनाया ये एंजाइम्स? बच्चों एक्चुअली बना रहा है गोल्गी एपरेटस, और या फिर आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है और गोल्गी एपरेटस को भेज देता है। और फिर हमने अभी जब हमने गोल्गी एपरेटस का फंक्शन लिखा था, तब मैंने आपको यहाँ लिखवाया है कि इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है। तो वो लाइसोसोम मैंने क्यों बोला? क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक्चुअली क्या बना रहा है? एंजाइम्स। एंजाइम एक्चुअली होते हैं क्या? प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। और प्रोटीन कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास राइजोसोम होता है। और राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका काम क्या है? प्रोटीन्स बनाने का है, राइबोसोम्स का, ठीक है। तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? एंजाइम्स बनाता है और किसको भेज देता है? गोल्गी एपेटाइटिस को। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि गोल्गी एपेटाइटिस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? इट कंसिस्ट ऑफ डेंस एंड ग्रैनुलर फ्लूइड व्हिच हैज powerful hydrolytic enzymes like lipases, proteases and nucleases, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम इसकी बात करते हैं फंक्शंस की। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स? ठीक है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसके शुरू होते हैं। नंबर 1, डाइजेशन ऑफ यूजफुल मटेरियल, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना बच्चों। डाइजेशन ऑफ यूजफुल मटेरियल, ठीक है। तो अब देखिए, सेल के अंदर बहुत बार यूजफुल जो मटेरियल होता है उसको भी डाइजेस्ट करने में लाइसोसोम्स के जो एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, वही हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ये सब है। तो उन वो जब फूड पार्टिकल को इनगल्फ करते हैं, ठीक है, तो वो जो फूड पार्टिकल उसकी सेल के अंदर एंटर किया है, वो फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कौन करता है? लाइसोसोम्स ही करते हैं, ठीक है। द फूड पार्टिकल टेकन बाय, फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए इसको, एक लाइन लिख लेते हैं इसके बारे में। फूड पार्टिकल्स टेकन up by the cells cells in vacuoles are are digested by the enzymes, lysosomal enzymes, lysosomal enzymes,
ठीक है। और इस तरह का जब डाइजेशन होता है जो सेल के अंदर हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है, याद रखोगे इस चीज को। इसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। नंबर 2, अब करते हैं हम डाइजेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स। डाइजेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स। देखिए, अगर मान लीजिए अपनी बॉडी में कोई भी वायरस, पैथोजन, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या कोई भी प्रोटोजोम वगैरह, या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हो, तो वो उनको भी खत्म कौन करता है? यही लाइसोसोम के एंजाइम करते हैं। तो भाई अगर मान लो पैथोजेंस को कोई चीज मार रही है, तो वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। दस दे हेल्प इन गिविंग अस नेचुरल डिफेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, देखिए हम क्या लिखे इसमें? वायरसेस, वायरसेस, बैक्टीरिया और any toxic toxic substance is all are toxic substances are also disposed by lysosomal enzymes। ठीक है, इस तरह से ये क्या करते हैं? दे हेल्प अस इन प्रोवाइडिंग नेचुरल डिफेंस, नेचुरल डिफेंस टू द बॉडी। ठीक है, ये आपको याद रखना। थर्ड देखिए, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दे आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में रिपीटेडली कई बार पूछते हैं कि व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। ठीक है, अब देखिए हमने अभी जो पहले 2 फंक्शन पढ़े थे बेटा, मैंने इसमें आपको बताया कि लाइसोसोम्स क्या करते हैं, आपके जब कोई फूड पार्टिकल एंटर करता है किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तब वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी करता है। ठीक है, नंबर 2, अगर मान लीजिए कोई पैथोजन बाहर से एंटर कर रहा है, तो उसको लाइसोसोम के जो एंजाइम्स है, जो कि पावरफुल एंजाइम्स है, वो उसको भी खत्म कर देते हैं, तो वो नेचुरल डिफेंस दे रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सेल जो है जिसके अंदर लाइसोसोम्स है, उस सेल के ऊपर कोई अटैक होता है, ठीक है, उस सेल के ऊपर किसी भी तरह का कोई, मान लीजिए कोई मेटाबॉलिक स्ट्रेस है, उसके ऊपर कोई अटैक है, केमिकल अटैक, किसी भी तरह का कोई अटैक होता है सेल के ऊपर, तो लाइसोसोम जो पाउचेस जिनके अंदर पावरफुल एंजाइम्स है, वो पाउच रप्चर हो जाता है सेल के अंदर ही, और जैसे ही वो फटेगा या रप्चर होगा वो पाउच, सैक लाइक स्ट्रक्चर, तो वो क्या करेगा? अपने एंजाइम्स को रिलीज कर देगा, और जैसे ही उसके एंजाइम रिलीज होंगे तो वो क्या करेंगे? अपने ही सेल को खाना शुरू कर देंगे, डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? सुसाइडल बैग्स। समझ में आया? मैंने बोला कि जब कभी भी सेल किसी भी मेटाबॉलिक स्ट्रेस के अंडर होती है, तो जो उसके लाइसोसोम्स है, दे गेट रप्चर, दे रिलीज देयर हाइड्रोलिटिक एंजाइम इनसाइड द सेल ओनली। ठीक है, और क्या करते हैं? दीज एंजाइम स्टार्ट डाइजेस्टिंग द सेल इटसेल्फ। ठीक है, दस दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसको भी लिख लो 2-3 लाइनों में, ताकि भूलो नहीं आप लोग। बिकॉज ड्यूरिंग द disturbances in disturbances in cell cellular metabolism। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सेलुलर एक्टिविटीज को ही मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल when the cell gets damaged, cell gets damaged। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? लाइसोसोम विल रिलीज lysosomes releases their digestive enzymes। ठीक है, एंड these enzymes क्या करते हैं? these enzymes digest their own cell, अपने ही सेल को खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इनको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। दिस दे आर कॉल्ड suicidal bags।
suicidal bags of the cell। इतना क्लियर हुआ बच्चों? अब जरा ध्यान दीजिए, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल हमने बोल दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन नंबर 4, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिसाइकलिंग सेंटर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिसाइकलिंग सेंटर्स, ठीक है। रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई चीज थी आपके पास, पुरानी थी, खराब हो गई, फिर आपने उसको रिसाइकिल कर लिया, मतलब उसको किसी और तरीके से यूज किया और कुछ नई चीज बना दी उससे, ठीक है। तो लाइसोसोम भी ऐसा ही रिसाइकलिंग का काम करते हैं। देखिए अभी तक हमने बोला कि वो बहुत सारी चीजों को डाइजेस्ट कर जाते हैं। अरे भाई, डाइजेस्ट करने के बाद जो कंपोनेंट्स बने हैं उन्हीं का यूज वो नई चीजों को बनाने में कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं हम एक लाइन के अंदर, बिकॉज दे ब्रेक डाउन, they break down worn out, worn out मतलब जो खत्म हो चुके हैं, मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है, बहुत पुराने थे वो, अब नए बनाने हैं, ठीक है। तो ये worn out का मतलब यही है, worn out cells and their organelles, cells and cells organelle organelles to component molecules for building new ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो पुराने वाले को डाइजेस्ट करके जो भी मटेरियल बना है, कंपाउंड मटेरियल बना है, उससे आप क्या करो, नए वाले बना लो, ऑर्गेनल्स, ठीक है। ऑर्गेनल्स एंड सेल्स, तो फिर नई सेल्स भी बननी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड रिसाइकलिंग सेंटर्स। अब देखिए यही जो चीज है रिसाइकलिंग सेंटर को, मैं उसको एक दूसरी फॉर्म में भी लिखूंगा कि मैं बोलता हूँ कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल सिक्वेंसर्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड दे also called natural स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स कौन होते हैं बेटा? स्क्वेंजर्स का मतलब होता है जो सफाई करते हैं, ठीक है। सफाई कर्मचारियों को हम लोग स्क्वेंजर्स भी बोलते हैं। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं उनको हम नेचुरल स्क्वेंजर बोल रहे हैं। अब नेचुरल स्क्वेंजर ऑफ द सेल क्यों बोला हमने नेचुरल स्क्वेंजर? देखो जो ऊपर वाला जो आपका फंक्शन हमने लिखा है कि रिसाइकलिंग सेंटर्स, ये चीज उसी से लिंक्ड है। भाई जो चीज, जो सेल ऑर्गेनल, जो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनमें से अगर मान लो कोई ऑर्गेनल काम नहीं कर रहा ढंग से, तो ये क्या करता है, उसकी सफाई कर देता है, डाइजेस्ट करके जो भी प्रोडक्ट्स बने हैं उनको वो सफाई कर देता है, क्लीनिंग का काम भी करता है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिक्वेंसर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके इसके बारे में भी एक लाइन लिख लो, द डेड सेल्स, द डेड सेल्स एंड डेब्रिस। डेब्रिस क्या होता है? कचरा, ठीक है। दैट एक्यूमुलेट, दैट एक्यूमुलेट at the site of injury, at the site of injury or injury are destroyed, एक मिनट बच्चों, are destroyed, are destroyed by the digestive enzymes, by the digestive enzymes of lysosomes, लाइजोसोम्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो भी पुरानी सेल्स थी जो कि खत्म हो चुकी है, या मान लो सेलुलर ऑर्गेनल है, उसके डेब्रिस को, उसके कचरे को इन्होंने साफ कर दिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल स्क्वेंजर्स ऑफ द सेल भी बोलते हैं। दस कॉल्ड, दस दे आर कॉल्ड नेचुरल स्क्वेंजर्स, स्क्वेंजर्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? तो ये था आपका लाइसोसोम्स का टॉपिक, ठीक है। अच्छा, एक और फंक्शन अगर आपको लिखना हो तो ऑटोफेजी, ठीक है। ऑटोफेजी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, फेजी का मतलब होता है फीड करना, ठीक है। तो मान लीजिए कभी मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को, एनिमल को बहुत दिन से खाना नहीं मिल रहा है, तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, उसकी बॉडी में जो स्टोर्ड फूड होता है उसी को वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ताकि उसकी बॉडी को एनर्जी मिल सके। इस फंक्शन को हम ऑटोफेजी बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको भी, फीडिंग ऑफ starving
स्टार्विंग का मतलब है जो भूखा मर रहा है, स्टार्विंग एनिमल्स। ठीक है, तो जो काफी दिन से जिन्होंने खाने के लिए नहीं मिला है उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो अच्छा बच्चा एक रिक्वेस्ट करूंगा बीच में ही, अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, न्यू सब्सक्राइबर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नए व्यूवर्स हैं उनको कह रहा हूँ कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या बोला, स्टार्विंग जो एनिमल्स है उनको भी फीडिंग में हेल्प करते हैं लाइसोसोम। कैसे, मैंने आपको बताया कि उसके बॉडी में जो भी स्टोर्ड फूड है उसको वो डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए, फूड टू अ स्टार्विंग, इसको लिख लो, फूड टू अ स्टार्विंग एनिमल इज प्रोवाइडेड बाय digesting the stored food, digesting the stored food, food materials, food materials। ठीक है, like proteins, fats and carbohydrates, carbohydrates। ठीक है, this is called autophagy, this is called autophagy। ठीक है बच्चों, तो ये आप ध्यान रखो। देखो, आपको देखने में लग रहा होगा कि सर ने बहुत ज्यादा लिखवाया है, सर बहुत डिटेल में बच्चों, लेकिन मेरा मेन मकसद है आपको टर्म्स को क्लियर करना, कि जो भी टर्म मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि आपको मगअप ना करना पड़े। ठीक है, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट की टू सिंप्लीफाई द टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू पीपल सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक rather than mugging up, it will be very easy for you to understand। ठीक है, तो that is the main motto of my channel और and of me also। ठीक है, तो प्लीज बच्चों मगअप मत करना, इसको समझना। तो यहाँ पे हम लोग अपने क्लास को आज रैप अप करते हैं। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। किसी को कोई भी छोटा मोटा कोई भी डाउट हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जरूर लिखिए। ठीक है, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज अच्छा कमेंट भी कीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेसन के अंदर आपको। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।